हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम आपका डिस्कस कर रहे थे जो फ्लेमिंगो का दूसरा पार्ट है पोएट्री, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा इसमें आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं और आज आपकी तीसरी पोएम भी बेटा कंप्लीट हो जाएगी, यानी कीपिंग क्वाइट। बहुत ही अच्छी पोएम है और हो सकता है कि एग्जाम में आपको इसमें से कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिले। ठीक है बेटा, तो इस पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है और आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपका 6 नंबर का आता है, यानी कि एक आपको स्टैंजा दिया होता है, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बेटा इसके साथ साथ हम इसका सेंट्रल आइडिया भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि हर चीज आपकी क्लियर हो सके और हर चीज आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है बेटा, समरी ऑफ द पोएम ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिया था आपका, और इसके साथ साथ ये हमने भी आपको बता ही दिया था। इसके बाद अगला जो आता है ये है आपका बी नंबर का स्टैंजा, यानी दूसरा स्टैंजा कह सकते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पोएम है उसका नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट है, और जो हमारे इसके पोएट हैं पेब्लो नेरुडा, इनका भी नाम हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये 2 नाम बहुत ज़रूरी होते हैं, पोएम का नाम और पोएट का नाम। क्योंकि बेटा मैंने अभी आप तक को ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताया है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कभी कभी कि ये पूछ लिया जाता है कि जो आपको 4 लाइन या 5 लाइन या 3 लाइन या 2 लाइन दी हुई हैं, या जो स्टैंजा दिया हुआ है वो किस पोएम का है और इसके पोइट कौन हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है कि जो पोएम की लाइन है उनमें से कुछ वर्डों को आप चुन लें, और उन वर्डों को चुन के अपने हिसाब से अपने पास रखें और उनसे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपने चुन लिया कन्फ्यूज्ड, कि कन्फ्यूज्ड यदि वर्ड आता है या इनएक्टिविटी वर्ड आता है तो वो कौन सी पोएम है, वो कीपिंग क्वाइट पोएम है हमारी। उसे किसने लिखा है, उसे पेब्लो नेरुडा ने लिखा है। ये क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक। एक क्वेश्चन ये आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर आएगा, लेकिन बेटा आ भी सकता है, इसलिए जो बात मेरे माइंड में आती है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। मैं उसको अपने पास नहीं रखता हूँ कि कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा। क्यों? हो सकता है कल ये मेरी बात माइंड में नहीं आए। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके पोइट कौन है, इसके राइटर कौन, यानी कि इसकी पोएम का नाम क्या है। तो ये चीज़ भी आपको जितनी पोएम्स हैं उनके अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस स्टैंजा को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूं कि स्टैंजा को पढ़ने से पहले हमें उसके क्वेश्चन देखने चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेंगे तो आंसर देने में हमको असुविधा नहीं होगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the poet suggest? What मीन्स क्या, डज आपकी एच भी है, द पोइट माने कभी, सजेस्ट माने सुझाव देते हैं, यानी कभी क्या सुझाव देते हैं। एंड व्हाट डज ही रिफ्यूट, और वो किस चीज के लिए मना करते हैं, यानी किस चीज के लिए क्या करते हैं, सुझाव देते हैं, और किस चीज का रिफ्यूट करते हैं, खंडन करते हैं। रिफ्यूट मीन्स क्या होता है, खंडन करना। तो किस चीज के लिए वो कहते हैं और किस चीज का वो खंडन करते हैं। पहली बात तो किस चीज के लिए कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें स्थिर होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, इस चीज के लिए कहते हैं ना। और खंडन किस चीज का करते हैं, तो खंडन करते हैं वो विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि हमको संपूर्ण निष्क्रियता के साथ नहीं रहना चाहिए। यही तो कहते हैं। बस 2 बातें हैं, दोनों बातों को हमने आपको बोल दिया। अब इन बातों को आप क्रम से लगा दीजिए, क्रम से लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। दूसरा है व्हाट इज लाइफ। सभी जानते हैं जीवन क्या है। जीवन एक एक्शन है, जीवन एक एक्शन है, जीवन एक क्रियाशीलता है, यानी जब तक सांस है, जब तक आंस है, बोलते हैं ना, तो जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अच्छी तरह से हम डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमें, तो वही क्या है, वही बेटा जीवन है हमारा।
इसको हम एक्शन भी कह सकते हैं कि क्या है कि लाइफ इज ए एक्शन, जीवन एक क्या है, एक एक्शन है, एक कर्म है। जीवन एक कर्म है ना, जब हाथ पर चलेंगे तभी तो कर्म होगा। और जब जीवन एक कर्म है तो प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज क्या बनता है कि उसे कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे कार्य करना चाहिए, चाहे वो कारखाना हो चाहे वो खेत हो। यानी उसको क्या करना चाहिए? उसको कार्य करना चाहिए, चाहे खेतों में करो चाहे फैक्ट्री में करो। भाई काम नहीं करोगे तो दाम नहीं मिलेगा, और दाम नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं चलेगा। आप सिंपल सी बात है, इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द पोइट मीन्स। व्हाट मीन्स क्या, डज द पोइट कवि का क्या मतलब है बाय टू हैव ए ट्रक विद डेथ। टू हैव माने करना, नो माने नहीं, ट्रैक बिजनेस क्या होता है? लेन देन, डेट माने मृत्यु। यानी मृत्यु के साथ लेन देन करना का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? यानी मृत्यु के साथ हमें लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो इस चीज को पूछा गया है इसमें, तो इसको भी बताएंगे हम कि हमें लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कवि का जो भाव है कि हमें मृत्यु के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए, यही उसने कहा है। तो यही हम लिख देंगे बेटा, सिंपल सी बात है। अब तीनों क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया है, अब वन बाय वन इसके आंसर को देखते हैं। पहले तो इससे पहले हम इसके जो स्टेंजा उसको पढ़ेंगे, फिर आंसर को देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं वहीं पर। हाँ तो बेटा पहुंच गए होंगे। वाट आई वांट, वाट मीन्स जो कुछ, आई वांट मैं चाहता हूं, जो कुछ मैं चाहता हूं। बी शुड नॉट बी कंफ्यूज, मुझे उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो कुछ मैं चाहता हूं, कभी क्या कह रहा है कि जो कुछ मैं चाहता हूं मुझे उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, मुझे उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट, जो कुछ मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, तो मुझे उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। यानी मैं जो कुछ चाहता हूं मुझे उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, विद माने से या साथ होता है, टोटल में संपूर्ण कह सकते हैं, और इनएक्टिविटी होता है निष्क्रियता, यानी पूरी निष्क्रियता के साथ। तो पूरी निष्क्रियता के साथ मैं जो कुछ चाहता हूं उसके लिए क्या होना चाहिए? मुझे भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है? अब ये बात आगे ना आगी, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है? इट इज अबाउट, इसके बारे में है। किसके बारे में है? आई वांट नो, मैं नहीं चाहता हूं, ट्रिक विद डेथ, यानी कि मैं मृत्यु के साथ लेन देन करना नहीं चाहता हूं। तो ये बात आगे नहीं आ गई जो लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आई वांट नो ट्रक, मैं नहीं चाहता हूं, विद द डेथ, यानी कि लेन देन करना मैं किसके साथ नहीं चाहता हूं? मृत्यु के साथ। यानी मृत्यु के साथ जो मेरा लेन देन का कार्य है मैं उसको नहीं चाहता हूं। ठीक, तो दो मैंने आपको स्टेंजा बता दिया है। अब क्वेश्चनों पर चलते हैं। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बेटा आप देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट सजेस्ट। तो हमने बताया था हम थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेते हैं और उसी हिसाब से हम आंसर को बनाते जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में से लेंगे, थोड़ा सा आंसर उसमें से लेंगे, और हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कवि का क्या सुझाव है मैंने बताया था आपको। द पोएट सजेस्ट्स, हमने बताया था डू डज दिया हो तो क्या होता है?
एस या ई एस का प्रयोग कर देते हैं, ये तो पुरानी बात है। द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं, किस चीज का सुझाव देते हैं कि क्या होना चाहिए, हमें स्थिर होना चाहिए और हमें शांत होना चाहिए। तो सुझाव देते हैं डेट कि वी विल या वी शुड बी तो वी शुड बी स्टिल, क्या होना चाहिए, हमें शांत या स्थिर होना चाहिए। एंड टू बी साइलेंट, हमें स्थिर और शांत रहना चाहिए, यही सुझाव देते हैं। और व्हाट डज ही रिफ्यूट, और किस चीज के लिए खंडन करते हैं, वो किस चीज के लिए खंडन करते हैं, तो ही रिफ्यूट्स यानी कि वो कहते हैं किस खंडन करना चाहिए, किस चीज का, टू आइडिया ऑफ टोटल इन टोटल एक्टिविटीज, यानी कि जो पूर्ण निष्क्रियता है, जो संपूर्ण निष्क्रियता है, हमें उसका क्या करना चाहिए, हमें उसका खंडन करना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब समझा और उसका आंसर बना दिया। अब इसको अच्छी तरह से बढ़िया तरह ध्यान से समझना है आपको। द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं डेट कि बी शुड बी स्टिल, हमें कैसे रहना चाहिए, हमको स्थिर रहना चाहिए। एंड शुड टू बी साइलेंट, और हमको कैसे रहना चाहिए, हमको मौन रहना चाहिए। ही रिफ्यूट्स, वह खंडन करते हैं, टू आइडिया विचार का, ऑफ टोटल इनएक्टिविटीज, यानी कि जो संपूर्ण क्या है, संपूर्ण निष्क्रियता है, वो उसका क्या करते हैं, उसका खंडन करते हैं। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला आंसर देखते हैं, व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, सभी जानते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वही क्या है, वही लाइफ है। और हर व्यक्ति कर रहा है, एक नहीं, सब व्यक्ति कर रहे हैं इस कर्म को। तो आंसर लिखते हैं इसका, लाइफ इज ए एक्शन, जीवन क्या है, जीवन एक क्या है, हमारा एक कर्म है। तो इसीलिए एवरीबॉडी शुड डू द वर्क इन ए फील्ड एंड इन एनी फैक्ट्री फॉर हिज लाइफ। बताइए
क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। जीवन क्या है? अब इसको एक बार समझ लेते हैं। लाइफ इज एन एक्शन। जीवन क्या है? जीवन एक कर्म है। सो इसीलिए एवरीबॉडी शुड डू द वर्क शुड डू द वर्क, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। कहाँ पर? इन द फील्ड, यानी किसी खेत में। एंड इन एनी फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में। फॉर हिज लाइफ, किसके लिए? अपने जीवन के लिए या फिर फैमिली के जीवन के लिए। तो यही तो कर्म है। तो देखो, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से, अब इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर यदि आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन बेस पर किए जाएं तो उसको भी हम बता देते हैं। द पोइट सजेस्ट, इस चीज को लोगे पहले आप, और इसके बाद पैसेज में पहुंचते हैं। तो कवि क्या चाहता है? कवि यही चाहता है कि हमको मौन रहना है। आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो बेटा दूसरे पार्ट का तो यहाँ से मिल गया आपको, और पहले पार्ट का तो थोड़ा आपको उसमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कवि की भावना को उसमें पीछे चला गया है। तो पहले का ही पार्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक पहले का पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा तो आपको क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कर्म क्या है? तो कर्म के बारे में ये बताया गया है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसके बारे में कि कर्म क्या है। कर्म वही है जो हमको करना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा आंसर था, उसको भी आप ऐसे ही बना लोगे। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। व्हाट डज द पोएट मीन, यानी कवि का क्या मतलब है? टू हैव नो ट्रैक विद दैट। तो यहां से लेंगे, थोड़ा सा आंसर भी बड़ा लगे, जिससे कि एग्जाम न समझे कि हाँ कुछ किया है बच्चे ने। द पोएट मीन्स, कवि का मतलब है वाई टू हैव नो ट्रैक विद दैट। तो कवि का क्या मतलब है? तो ये बात पूछी गई है, और किसमें? टू हैव नो ट्रैक विद दैट, यानी कि वो क्या चाहते हैं? वो मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब है कि कवि ये चाहता है कि जब कोई मृत्यु हो तो उसके साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? उसके साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, ना कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो कवि ने क्या किया है? कवि ने इस बात के लिए क्या किया है? कवि ने इस बात के लिए मना किया है कि उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। तो आंसर लिखते हैं, यहां तक ये लिख लिया। द पोएट रिफ्यूज, द पोएट कवि मना करते हैं, किसके लिए? टू हैव नो नो ट्रैक विद दैट।
तो कभी क्या करते हैं, रिफ्यूज मना करते हैं, टू हैव नो ट्रैक विद डेथ, यानी कभी कहते हैं कि उनके साथ क्या नहीं होना चाहिए, कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। किसके साथ? मृत्यु के साथ। मृत्यु के समय पर, किसके समय? मृत्यु के समय कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। तो इसका यही मतलब है। तो द पोइट रिफ्यूज टू हैव, या हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, रिफ्यूज मना करते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं, और तरीके से और लिख सकते हैं इसको हम। द पोइट रिफ्यूज मना करते हैं किसके लिए? टू रिलेशन विद द डेथ। एंड लगा के इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं बेटा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसी को लिख लोगे जो उसका मीन है, जो क्या पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से बनाओगे, द पोएट बना करते हैं टू हैव नो ट्रैक विद द डेथ, की मृत्यु के साथ हमें कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। एंड रिलेशन विद द डेथ, जो मृत्यु के साथ जो हमारा संबंध होता है उसके साथ हमें बिल्कुल भी कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका आंसर तो आपको पैसेज में भी मिल जाएगा आसानी से। ये है आई वांट नो ट्रैक विद द डेथ, यानी कि कभी कहते हैं कि द पोएट सेड, इस तरह से कह सकते हो। कभी कहते हैं कि मृत्यु के साथ हमें कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला का आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में से जरूर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में से यदि आप नहीं लोगे और सीधा सीधा उसको लिख दोगे तो एग्जामिनर उससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते हैं और मार्क्स भी उस पर लेस कर देते हैं। यानी 2 नंबर का है तो 1 नंबर ही उस पर देंगे। तो थोड़ा सा जो पोइट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर थोड़ा सा स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है बेटा, 3 नंबर का पैसेज है, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चाहो तो आप इस पर लिख भी सकते हो 2023 में मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मतलब कि मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है। इसलिए आप इस स्टैंजा को बहुत ही बढ़िया तरह तैयार करोगे, बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, परहैप्स, लेकिन मैंने एक बात कही थी, पहले क्या करते हैं, पहले बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन से है हमारे, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। व्हाट लेसन, कौन सी शिक्षा, कौन सा ज्ञान, कैन द अर्थ टीच हमें देती है, यानी पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। ये पूछा है कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो बताइए पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। भाई पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें जीवित कैसे रहना है। पृथ्वी हमको यही सिखाती है ना कि हमको जीवित कैसे रहना है, बस हो गया आंसर। तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें जीवित कैसे रहना है। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी ही हमें सिखाती है कि हमें पृथ्वी पर जीवित कैसे रहना है। ठीक, अगला है, हाउ डज द पोएट इंटरप्रिटेड। हाउ मिस, कैसे, द पोएट माने इंटरप्रेट माने व्याख्या की है, द एक्शन इन एक्शन, किसकी, निष्क्रियता की, इन एक्शन में निष्क्रियता की, एंड एक्शन और क्रियाशीलता की, ऑन द अर्थ माने पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर किस तरह से इन एक्शन एंड एक्शन, किस तरह से एक्शन इन एक्शन होता है। यानी कि कोई चीज खत्म हो जाती है और फिर से आ जाती है। पहले कैसे हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है और बाद में फिर क्या हो जाती है, फिर सक्रिय हो जाती है। तो कवि ने इस चीज को कैसे कहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको चर्चा करूंगा कि कवि ने कहा है कि जब ठंड का मौसम आता है, जब जाड़े का मौसम आता है, तो क्या होता है, चीजें कैसी हो जाती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इन एक्शन हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, इन एक्शन, यानी कि जब ठंड का मौसम आता है तो चीजें कैसी हो जाती हैं, इन एक्शन हो जाती हैं। और वो कैसी दिखाई देती हैं, वो मरी हुई दिखाई देती हैं। ठीक, दूसरी बात, जब स्प्रिंग सीजन आता है यानी कि बसंत का मौसम आता है तो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, एक्शन हो जाता है। और जो पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं
वो कैसी हो जाती हैं, वो अलाइव हो जाती हैं, वो जीवित हो जाती हैं। यही बात पूछी है ना, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं इसका आंसर भी आपको ना बताऊं तो 90% बच्चे मेरे हिसाब से इसको समझ गए होंगे और इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। आगे है पॉइंट आउट द टाइप। पॉइंट आउट माने बताइए, टाइप माने प्रकार, और फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, यानी स्टेंजा की पहली लाइन में कौन सा अलंकार है उसको बताना है। तो बेटा उसको तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उन क्वेश्चनों को करते हैं, और इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, जिसे हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं, एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। तो मेरे हिसाब से कहा जाए तो आपकी जो आज की क्लास है बेटा 10 नंबर की क्लास है, और ऐसी क्लासों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और अपने जानने वाले हों उनको भी बता देना चाहिए। तो परहैप्स में शायद, द अर्थ कैन टीच, शायद पृथ्वी सिखा सकती है, शिक्षा दे सकती है हमको, एज जैसे, क्योंकि, एज मिस क्योंकि, वैन माने जब, एवरीथिंग सीम्स डेड कि जब प्रत्येक चीज कैसी नजर आती है, मृत नजर आती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो कैसी, वो जीवित सिद्ध हो जाती है। यानी कि शुरुआत में कैसी नजर आती है, वो मरी हुई नजर आती है, नष्ट हुई नजर आती है, और बाद में वो कैसी हो जाती है, वो जीवित हो जाती है। तो मैंने वही बात कही थी कि जब ठंड का मौसम आता है तो चीजें कैसी होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है, बसंत का मौसम आता है, तो चीजें कैसी हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। फिर कभी उसी बात पर आ जाते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, सभी बच्चे शांत रहेंगे। ऐसा होता है ना क्लास में, जब टीचर्स पढ़ते हैं तो बच्चों को शांत रहना पड़ता है। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम कैसे रहोगे, बिल्कुल शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं अब चला जाऊंगा, और मैं अब चला जाऊंगा। तो यही बात कही है। अब क्वेश्चनों को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से बेटा छांटते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट लेसन कैन द अर्थ, तो थोड़ा क्वेश्चन में से ही लेंगे। द अर्थ कैन टीच, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि, दैट, क्या सिखा सकती है, कि जीवन हमको कैसे जीना है। क्या सिखा सकती है कि जीवन हमको कैसे जीना है। तो यहीं पर अगर आंसर बनाना चाहोगे तो यहां पर आ जाएगा हाउ टू। अगर हमें दोनों तरह से आपको बताऊंगा कि जो आपको इजी लगे उसको आप करना, ठीक है। तो पहले हम अपने हिसाब से बनाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा उसमें समझाएंगे, ठीक है। द अर्थ कैन टीच अस, प्रति हमको सिखा सकती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हाउ शुड वी लिव हिज लिव आवर लाइफ। कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हो गया। अब इसको और किताबी भाषा में कैसे समझा जा सकता है उसको भी देख लीजिए। द अर्थ
कैन टीच अस हाउ टू अलाइव हिज लाइफ इन द वर्ल्ड। अब मैंने दोनों ही आंसर लिख दिए हैं आपको, बहुत अच्छी तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको। द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, डेट हाउ शुड बी लिव आवर लाइफ, कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। दूसरा है द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको सिखा सकती है हाउ टू अलाइव हिज लाइफ इन द वर्ल्ड, कि जी संसार में अपना जीवन हमें कैसे जीना है, हमें कैसे जीवित रहना है। ठीक है बेटा, दोनों ही आंसर आपको कोई सा जो अच्छा लगे उसको कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाउ डज द पोइट इंटरप्रेटेड, यानी कवि ने किस तरह से व्याख्या की है द इनएक्शन एंड एक्शन। मैंने बताया था निष्क्रियता और सक्रियता, कि निष्क्रिय कब होता है और सक्रिय कब होता है। तो आंसर लिखते हैं वैन, जब विंटर केम, यानी कि जब ठंड का मौसम आता है तब तब द थिंग्स बिकेम इन एक्शन, जब ठंड का मौसम आता है तो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, इन एक्शन, निष्क्रिय हो जाती हैं। इट लुक डेड, और वो कैसी लगती हैं, वो मृत दिखाई देती हैं। दूसरा एंड देन, और तब स्प्रिंग केम, और जब बसंत का मौसम आता है द थिंग्स बिकेम एक्शन, वस्तु कैसी हो जाती है, सजीव, यानी कि इनएक्शन, सक्रिय हो जाती हैं। इट लुक्स अलाइव, और वो कैसी लगती हैं, वो जीवित लगती हैं, सजीव हो जाती हैं, फिर से जीवित हो जाती हैं। तो देखो आंसर में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस हमने थिंक किए और इसका आंसर लिख दिया। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पॉइंट आउट द टाइप ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन। अब इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए हमको पैसेज पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिगर्स ऑफ स्पीच देखना है। तो कौन सी लाइन में पूछा है, पहली वाली लाइन में पूछा है। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस। तो देखो अर्थ को क्या मान लिया इसमें,
टीचर मान लिया है ना, कह रहा है कि पृथ्वी हमको शिक्षा दे सकती है। अब शिक्षा कौन देता है बेटा? शिक्षा तो टीचर ही देता है। मान लो पढ़ाते तो आपको टीचर हैं, कोई आसमान, कोई पानी, कोई मेज या कोई कुर्सी, मतलब ऐसी चीज जो निर्जीव चीज हैं, क्या आपको पढ़ा सकती हैं? नहीं पढ़ा सकती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पढ़ाती है हमको। तो पृथ्वी को बेटा क्या मान लिया हमने? क्या मान लिया? पृथ्वी को टीचर मान लिया। तो मान लिया ना, मान लिया। मान लिया क्या होता है? मानवीकरण। क्या होता है? मान लिया मतलब मानवीकरण। किस चीज को हमने मान लिया? क्या मान लिया? ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यही मान लिया ना। ये मान लिया कि ये लड़की पूरी क्लास में शेरनी है। बच्चे होते हैं बहुत सारे, एक लड़की थोड़ी ना खूंखार सी होती है या ज्यादा उद्यम करने वाली होती है, तो हम क्या कहते हैं? ये लड़की तो पूरी तरह से शेरनी है क्लास में। अगर कोई लड़का होता है, ये लड़का तो क्लास का शेर है, तो क्या वो शेर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। हमने उसको मान लिया। क्या कर लिया? मान लिया। और मान लिया का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। और मानवीकरण को क्या कहते हैं बेटा? मानवीकरण को कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। अभी हमने तो यहां लिखा है, तो यही बताया गया है। मैंने पहचान भी आपको बता दी है कि किसी चीज को मान लेना, और मान लेना क्या होता है? मानवीकरण होता है। अब आंसर लिख देते हैं इसका। द फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें? पर्सोनिफिकेशन। जिसको क्या बोलते हैं? मानवीकरण। अलंकार। बताओ बेटा कोई दिक्कत? एक बार मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से अच्छे से देखना, वो भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। राजेश कुमार सर, पर्सोनिफिकेशन। बहुत अच्छे बेटा, आपने हमसे पहले बता दिया। ठीक, बहुत अच्छी बात। शिव गोपाल यादव, पर्सोनिफिकेशन। अरे वाह, बहुत अच्छे भाई, बच्चे होशियार हो गए हैं। अभी तो हमने आपको सभी सिखाए भी नहीं हैं। कहीं आपने हमारी पुरानी वीडियो तो नहीं देख ली बेटा? क्योंकि बेटा आज से 2 साल पहले, मेरा कहने का मतलब जब मैं यहाँ टीच करता था, तो मैंने ये पर्सोनिफिकेशन, जो भी जितने अलंकार हैं, उनको बेटा मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने कहा भी था कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। मैंने प्रत्येक फिगर्स ऑफ स्पीच को उसकी पहचान के साथ बताया है, कि उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। क्या बता दो बेटा, कहीं आपने पढ़ तो लिया नहीं लिया? पीछे पढ़ लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। शिव गोपाल का जी सर, बहुत अच्छी बात बेटा, एक बार और पढ़ लेना। यदि इससे और कोई क्वेश्चन हटके आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ऑल क्लियर? अरिमा शुक्ला कह रहे हैं नो सिट। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम सर जी। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों स्टेंजा मैंने करा दिए हैं। और अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक 50% बच्चों को तो ये अब तक याद होगा। ये जो सेंट्रल आइडिया है, अब तक 50% बच्चों ने तो याद भी कर लिया होगा पहले से ही। कहा जाए तो इस पोइम का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ये पोइम भी समाप्त हो जाएगी। तो पोएम का नाम है कीप यू क्वाइट। बहुत अच्छी पोएम है, और पैब्लो नेरुदा ने इसको लिखा है, रचा है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसके लिए आपको एग्जाम में इसके लिए 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा। इसके लिए कितने? 4 नंबर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। आंसर है दिस पोएम। कौन सी पोएम बेटा? कीपिंग क्वाइट, शांत रहिए, शांत रहना।
तो क्या है, इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। किसने लिखा है इसको, किसने रचा है, किसने कंपोज किया है इसको, पैब्लो नेरुडा ने कंपोज किया है। इन दिस पोइम, यानी कि इस पोइम में, इन दिस पोइम मतलब इस पोइम में, द पोइट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं, क्या देते हैं, कवि सुझाव देते हैं, डेट की ही विल काउंट टू 12, क्या कहते हैं कि वह अब 12 तक गिनेंगे, क्या कहते हैं कि वह 12 तक गिनेंगे। एंड एवरीबॉडी विल बी केप्ट स्टिल, और जो भी व्यक्ति हैं उनको कैसे रहना है, उनको शांत रहना है। स्टिल माने शांत भी होता है, और आपका स्टिल माने स्थिर भी होता है, मैं पहले बता चुका हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, शांत रहना है या फिर स्थिर रहना है। ही सजेस्ट, वह सुझाव देते हैं, डेट की ऑन द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, एट अवर लिविंग प्लेस, और जो हमारी रहने की जगह है, यानी पृथ्वी पर जो हमारा रहने की जगह है, जो लिविंग प्लेस है, वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, तो हमें उस पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और गतिलेस, मोशनलेस, गतिहीन होना चाहिए, गतिहीन रहना चाहिए। फॉर ए फ्यू मोमेंट, किसके लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए हमें इस पृथ्वी पर जो हमारा रहने का स्थान है, और वहां पर हमको कैसे रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ही आस्क्स, वे बताते हैं, कहते हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, कि सभी जो मनुष्य हैं, यानी कि वो कहते हैं सभी जो मनुष्य हैं, टू स्टॉप, उन्हें रुकना चाहिए, ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, जो रोकना चाहिए, जो कौन से सांसारिक क्रियाकलापों हैं उनको रोक देना चाहिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, यानी जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उनको कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। एंड स्पेंड, और बिताने चाहिए, फ्यू मोमेंट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि उन्हें कुछ क्षण बिताने चाहिए, किसके साथ, अंतरावलोकन, आत्म मंथन के साथ, यानी कि सब चीज को छोड़ के अपनी आत्मा में मंथन करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, अंतरावलोकन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए उसको शांति से, कैसे, क्वाइट, शांति के साथ। इट विल हेल्प अस, यह हमारी सहायता करेगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, आवर सेल्फ माने स्वयं, तो ये हमारी स्वयं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। वी आर ऑलवेज इन हरी, वी माने हम, आर माने हैं, ऑलवेज माने हमेशा, इन हरी, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हम हमेशा जल्दी में होते हैं। ही सेड, यह कहा गया है, डेट स्टिलनेस एंड साइलेंस, और जो स्थिरपन है, जो मौन है, वो क्या करते हैं, विल हेल्प मैन, व्यक्ति की सहायता करते हैं, यानी मौन रहना, चुप रहना या फिर शांत स्थिर रहना, वो क्या करते हैं, व्यक्तियों की सहायता करते हैं। इन मेकिंग, बनाने में, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमोंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी बहुत सारे मनुष्यों के बीच में जो आपसी भावना है समझ की, यानी कि जो आपसी समझ की भावना है उसको बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। ही सैड, उसने कहा, डेट द स्टिलनेस, जो स्थिरपन है, एंड द साइलेंस, जो मौन है, विल हेल्प मैन इन मेकिंग, जो आदमी की सहायता करते हैं बनाने में, ए फीलिंग माने भावना, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कौन सी भावना, जो आपसी समझ की भावना है उसको बनाने में सहायता करते हैं। एमोंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, जो बहुत सारे मनुष्य होते हैं उनके बीच में, यानी बहुत सारे मनुष्यों के बीच में जो हमारी आपसी भावना होती है, आपसी समझ की जो भावना होती है उसको ठीक से बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। डेट इज वाई, इस प्रकार द पोइट हैज डिस्कस्ड, तो कभी क्या करता है, कभी वार्तालाप करता है, डिस्कशन करता है, टू मेक द पीस
एंड साइलेंस, किस चीज को, शांति और शांति बनाने के लिए और मौन बनाने के लिए इन द पोएम, माने इस कविता में। इसीलिए कवि क्या करता है, डिस्कस करता है, बातचीत करता है, किस चीज के लिए, इस कविता में, कि क्या रहे, मौन और शांति बनी रहे। ठीक बेटा, बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। तो बेटा ये आपका दिखाई दे रहा होगा डी एंड। थैंक यू। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके